हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी मैथमेटिक्स टारगेट वही हमारा 30 में से 30। आज का क्या काम है? आज हम बात करें रेशियो एंड प्रपोर्शन का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। हमेशा की तरह मेरी वही लाइन, ये चौथा सेशन है। अगर आप वाकई में सीखना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो सीक्वेंस में पढ़िए। इसके जो 3 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, मैंने उसमें इसकी बारीकियां सारी बता दी हैं। आप उसको पहले स्टडी कीजिए, उसको देखिए, फिर आप इसको करेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, इसका हेडिंग क्या है आज? हेडिंग है प्रपोर्शन और मिक्सचर। मैं आपसे बात करूं समानुपात। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, इधर देखिए, अनुपात और समानुपात। और जो आज का हमारा टारगेट है उसमें मेन चीज क्या है बताइए? प्रपोर्शन। मैंने जो आपको 3 सेशंस में बताया, वो मैंने बताया रेशो के बारे में, आपको ढेर सारी बातें। आज मैं आपको जो बताऊंगा वो मैं बताऊंगा प्रपोर्शन की बहुत सारी बारीकियां और प्रपोर्शन और रेशो दोनों का मिक्सअप, यानी कि दोनों को मिक्स करके कितने बढ़िया बढ़िया सवाल आपके एग्जाम्स में आते हैं। पहली जिम्मेदारी है इस प्रपोर्शन की थीम को समझना। जरा देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं, जब भी 2 अनुपात, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब भी 2 अनुपात आपस में बराबर होते हैं, या मैं कहूं एक पेयर के बीच जो रिलेशन है वही दूसरे पेयर के बीच भी होता है, तो उसे आपस में इन दोनों पेयर को क्या कहते हैं? एक जैसा कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा मैं कहूं ए और बी, इन दोनों के बीच जो संबंध है वही संबंध सी और डी के बीच भी हो। मैंने क्या कहा? ये एक पेयर है, जो रेशो ए और बी के बीच है, अगर वही रेशो सी और डी के बीच भी हो तो इसे हम कहेंगे कि ये दोनों पेयर आपस में समान है, यानी कि इसके और इसके अनुपात समान है, इसीलिए इसका नाम है समान अनुपात। समान प्लस अनुपात यानी कि समानुपात। अब देखिए, और इसको दिखाने के लिए हम कौन सा चिन्ह प्रयोग लेते हैं? इस तरह से लेते हैं। फॉर्मेट क्या बनता है जी? फॉर्मेट बनता है ए मल्टीप्लाई डी बराबर बी मल्टीप्लाई सी। यानी कि मैं कहूंगा, क्या कहूंगा? बाहें पदों का गुणनफल, बाहें पदों का गुणनफल, बाएं पदों का गुणनफल हमेशा क्या होता है? बराबर होता है किसके बताइए? मध्य पदों के गुणनफल के। बाएं पदों का गुणनफल हमेशा मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। मैं क्या कहूं? मल्टीप्लीकेशन ऑफ आउटसाइडर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ आउटसाइडर्स, इसके अंदर कुछ बहुत बढ़िया बातें बनती हैं जो ज्यादातर बच्चे समझते नहीं हैं और कुछ और समझ के कर लेते हैं, तो कभी तुक्के में सही हो जाता है, बट कोई अच्छा प्रश्न आए तो गलत हो जाता है। तो आपको थोड़ा समझना है, 5-10 मिनट इसकी थीम के बारे में। मल्टीप्लीकेशन ऑफ आउटसाइडर्स दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनसाइडर्स। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये फॉर्मूला क्या बना? बाएं पदों का गुणनफल हमेशा मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ आउटसाइडर्स मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनसाइडर्स। अब जरा इधर देखिए, ये जो ए बी सी डी है, सब ध्यान देंगे सभी लोग। ए बी सी और डी जो हैं, इसमें ये जो ए है ना, ए, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, फर्स्ट प्रोपोर्शनल। और जो बी है उसको क्या कहते हैं? सेकंड प्रोपोर्शनल। और सी को क्या कहते हैं? थर्ड प्रोपोर्शनल। और डी को क्या कहते हैं? फोर्थ प्रोपोर्शनल। हमें इन चारों की वैल्यू चाहिए। अब इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं। क्या होते हैं? सब अपवाद भी होते हैं। तो उन अपवादों की मैं आपसे बात करूं, सारे लोग ध्यान दीजिएगा, और फिर हम प्रश्नों के साथ बात करेंगे। मैंने अभी आपसे क्या कहा? ए बी सी और डी, ये जो है पहला प्रोपोर्शनल है, पहला समानुपात, ये दूसरा समानुपात, ये तीसरा और ये चौथा। लेकिन अगर मान लीजिए कभी गलती से ऐसा हो, कैसा हो कि ये ए जो है ना, और ये बी जो है, और ये बी जो है, और ये सी ऐसा है, तो ये लिखे तो मैंने अभी भी 4 ही जगह,
ध्यान से सुना मेरी बात को, लिखा तो मैंने अभी भी क्या है, 4 ही है, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क यह है कि ये चारों अलग अलग है, और इसका नाम क्या है? फर्स्ट, इसका नाम क्या है? सेकंड, इसका नाम क्या है? थर्ड, और इसका नाम क्या है? फोर्थ। याद रखिएगा, जब कभी ये दोनों एक समान हो, बिल्कुल बीच के, तो इसको कहते हैं क्या? बताइए, मीन प्रोपोर्शनल, यानी कि मध्य समानुपाती। क्या बोलते हैं इसको? मध्य समानुपाती। और ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा है तो ये मीन प्रोपोर्शनल है, और जो ये वाला प्रोपोर्शनल है वो कौन सा कहलाता है? बताइए, थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाता है। अगर कभी ऐसा हो तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो ये थीम दिमाग में बना लेनी है। क्या बना लेनी है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ आउटसाइडर्स मस्ट बी इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनसाइडर्स। और ये जो जरा सी बात है, इसको मैं प्रश्नों के माध्यम से आपको अभी क्लियर करता हूं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। प्रश्न संख्या 31 देखिएगा। देखो क्या कहा उसने, 4, 6 तथा 8 का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रपोर्शन को आप बिल्कुल आसान मत समझिए, प्रपोर्शन में कई सारी गलतियां होती हैं जो आप सीखेंगे कि आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो फिर आपसे कभी गलती नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, 4, 6 तथा 8 का चतुर्थ समानुपाती। तो देखो कैसे करना है, 4, 6 और 8 आपको इसी सीक्वेंस में लिखना है। अब इसको करने के 2 तरीके हैं। वैसे गणित में ऐसे सवाल मुश्किल ही होते होंगे, जिसको करने का एक तरीका होता है, 2 तो निकल ही आते हैं। इधर देखो, पहला तरीका मैंने आपको क्या सिखाया? मल्टीप्लीकेशन ऑफ आउटसाइडर्स, यानी 4 को मल्टीप्लाई करो x से, बाहर का बाहर, अंदर का अंदर, बराबर है 6 × 8। अब 4 से 8 को काटो 2 बार, तो x की वैल्यू क्या आई बताइए? 12, और आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं आपकी जगह हूं और मुझे करना हो तो मैं ऐसे करना पसंद नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा? सारे लोग ध्यान दीजिएगा, सभी अटेंशन दीजिएगा। देखो आपने क्या कहा, इसकी परिभाषा क्या थी? 2 एक जैसे अनुपात, 2 एक जैसे अनुपात जब आपस में बराबर होते हैं तो वो समानुपात कहलाते हैं। यानी कि 4 और 6 में जो रिश्ता है अनुपात के मामले में, ठीक वही रिश्ता 8 और x में भी होना चाहिए। 4 और x में क्या रिश्ता है वैसे समझे तो? अगर मेरे को उत्तर निकालना हो तो मैं कहूंगा कि 4 में 4 का आधा जोड़ने से 6 आता है। बोलो है कि नहीं? तो 8 में 8 का आधा जोड़ने से उत्तर आएगा। उत्तर निकालने की बात कर रहा हूं। तो 8 का आधा कितना होता है? 4, और 4 जोड़ो तो 12 आएगा। दूसरी बात, अगर मैं कहूं तो ये 4 और 6 2:3 में है। अब मैं रेशो के नजरिए से बात कर रहा हूं। अगर ये 2:3 में है तो ये भी 2:3 में होना चाहिए। और रेशो की चाबी मैंने आपको सिखाई ना, रेशो में 1 का मान पता होना चाहिए। अगर ये 2:3 है तो 2 का मतलब 8 है, और 2 का मतलब 8 है तो 1 का मतलब 4 है, और 1 का मतलब 4 है। तो चूंकि ये 2:3 है तो ये भी 2:3 होना चाहिए, और 1 का मतलब 4 है तो 3 का मतलब क्या होगा? 12 होगा। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा जो पहला नजरिया है वो ज्यादा अच्छा है बजाय दूसरे के और बजाय इस फॉर्मूले के। लेकिन कई बार हम फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, इसलिए आपको फॉर्मूला तो पता होना ही चाहिए। जैसे देखिए, एक बार सारे लोग ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। मान लीजिए संख्या है 5 और यहां लिखा हुआ है 35। मान लीजिए यहां ये 5 लिखा हुआ है और यहां पर 35 लिखा हुआ है, और यहां पर 9 है और यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये प्रोपोर्शन का साइन है। तो आप एक बात बताओ, इन दोनों में क्या संबंध है? ये क्या 7 गुना नहीं है? जल्दी बोलो। अगर ये 7 गुना है तो ये भी 7 गुना होना चाहिए, है कि नहीं? और 7 नाम कितना होता है? 63। तो मुझे कुछ नहीं करना, मेरा आंसर आएगा 63। क्यों आएगा साहब? कि जो संबंध इन दोनों में है वही संबंध इन दोनों में ढूंढ लूंगा। और नहीं तो फिर मैं बच्चों की तरह करता रहूं, 5 × x बराबर 35 × 9, 5 से 35 कटा 7 बार, 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 63 आएगा। तो सही। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे हो। जीवन में वो लोग कभी भी बहुत आगे नहीं पहुंच सकते जो रटने में विश्वास करते हैं, क्योंकि हमेशा एग्जामिनर क्रिएटिव बनता है, कुछ ना कुछ नया देता है। जब तक आप डिफरेंस नहीं लेकर आएंगे तब तक कामयाबी उतनी जल्दी आपको नहीं मिल सकती। प्रश्न संख्या 32 देखिएगा।
ये सीधा फॉर्मेट है, आप वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। एक बार मेरे को एक बात बताइए, ध्यान से सुनना, ये 15 और 20 में क्या रिश्ता है साहब? 15 और 20 में 3 और ये वाला नहीं पता ना, तो ये निकालें। 3 और 4 बोलो, अगर ये 3 और 4 तो ये भी 3 और 4 होना चाहिए। तो 4 तो पता है, 4 का मतलब 8 है, तो 3 का मतलब 6 होना चाहिए कि नहीं? ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए? सी। कुछ लिखने की जरूरत पड़ रही है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं। मैं क्या कहना चाहता हूं, x का जो रिलेशन 8 से है वही 15 का 20 से है। मेरी अप्रोच ये है, इस 15 और 20 में क्या रिश्ता है? 3 और 4। अगर ये 3 और 4 है तो ये भी 3 और 4 होना चाहिए। 4 को मैंने क्या लिखा? 8, तो 3 को क्या लिखूं? 6। और नहीं तो मैं क्या करूंगा? x मल्टीप्लाई 20। आपको लिखकर थोड़ी आना है, आप क्यों समय इतना बर्बाद करोगे? बाहर के बाहर, अंदर का अंदर। 5 से काटा 4 बार, 5 से काटा 3 बार, 4 से काटा 2 बार, और ये क्या बचा बताइए? 6। मेरे को लगता है पहली अप्रोच ज्यादा अच्छी है। 33 देखिएगा, और ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, सारे ध्यान देंगे। दो ही नंबर दिए, 4 और 6, और क्या पूछ रहा है वो? तृतीय समानुपाती। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 4 and 6। 2 नंबर दे और थर्ड प्रोपोर्शनल पूछे तो सिर्फ एक तरीका है, क्या है? सबसे पहले 4 लिखो, फिर 6 लिखो, और इस 6 को रिपीट करो, क्योंकि 4 जगह होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 4 में से 3 मिलनी चाहिए, तब जाकर क्या मिलेगी? 3 कोई भी मिलनी चाहिए, तभी तो चौथी मिलेगी। अब यहां 2 ही है और तीसरा पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है? 4 के साथ 6 और 6 के साथ समानुपात बना के 6 रिपीट करो, और यहां पर x निकालो। ये मेरा आंसर आएगा। और आपको पता है ना, ध्यान से, मैंने आपको पिछली भी बताया था, देखो पीछे चलते, मैंने आपको देखो यहां दिखाया, स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको कहा कि जब ये दोनों एक जैसे होते हैं, जब ये दोनों एक जैसे होते हैं तो क्या कहलाते हैं? ये मध्य समानुपाती, मीन प्रोपोर्शनल। और अब ये चौथी जगह पर जो निकलता है वो चौथा नहीं बल्कि क्या होता है? तीसरा होता है। कब? जब ये दोनों एक जैसे होते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ मिला तो फिर आपको दोनों को सेम बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो आप क्या करेंगे? पहला तरीका, इस 4 और 6 में क्या रिश्ता है साहब? 4 का आधा जुड़ा हुआ है, 4 का आधा जोड़कर 6 आया, तो 6 का आधा 3 होता है, जोड़कर 9 आना चाहिए। काम खत्म, आंसर आएगा 1। और नहीं तो क्या करो? 4 मल्टीप्लाई x बराबर 6 मल्टीप्लाई 6, ये 36 है, और 36 में अगर मैं 4 का भाग लगाता हूं तो भी कितना आता है? 9। बट अच्छे स्टूडेंट्स, थोड़ा प्रैक्टिस करने वाले यही समझ जाएंगे, क्योंकि ये जो 2 के बीच संबंध है वही ये होना चाहिए। तो ये क्या है? 2:3, तो ये भी 2:3। 2 का मतलब 6, तो 1 का मतलब 3, तो 3 का मतलब 9। या मेरे को आंसर से मतलब है कॉन्सेप्ट सीखने के साथ, तो मैं क्या कहूं? 4 तो था ही साहब, 4 का आधा और जोड़ दिया, तो 6 तो था ही साहब, 6 का आधा और जोड़ दिया, 9 आंसर बनता है। प्रश्न संख्या 34, 4 और 9 का मध्य समानुपाती, मीन प्रोपोर्शनल। आपको अभी क्या समझाया था? मीन प्रोपोर्शनल दोनों बीच में बराबर होते हैं, एक जैसे। तो मैं यहां कैसे निकालूं? 4 और बीच वाला x, और ये बीच वाला x, और ये क्या बताइए? 9। तो यहां मैं बात करूंगा, तो यहां मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मुझे इनके बीच का रिलेशन ही नहीं पता। तो मैं क्या करूं? 4 मल्टीप्लाई 9, क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया था? मल्टीप्लीकेशन ऑफ आउटसाइडर्स मस्ट बी इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनसाइडर्स। तो यहां मैं बात करूंगा, एक्स स्क्वायर कितना बताइए? 36। तो x की वैल्यू कितनी है बताइए? 6। आप ध्यान रखिएगा, ये प्लस माइनस 6 आप नहीं लिख सकते। एक चैप्टर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, युगपत समीकरण, वहां पर वैल्यूज प्लस और माइनस में मानते हैं, बाकी सभी जगहों पर माइनस नहीं प्लस ही मानने के प्रावधान है। तो आंसर क्या दीजिएगा? 6, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रश्न संख्या 35 देखिए, 25, 35 और 45 का चतुर्थ समानुपाती। तो मैं तो यही आपसे बात करूंगा, इनके बीच का रिश्ता है 5 और 7, तो इनका भी 5 और 7 चाहिए। ये 5 है, इसका मतलब 5 है, तो 1 का मतलब क्या होगा? 5 से भाग लगाओ 9, तो मुझे क्या चाहिए? 7 चाहिए। 7 9 63 है कि नहीं? इत्तेफाक से मैंने वर्बली समझाया, तो भी मैंने ऐसा ही कुछ लिया था। देखो अभी थोड़ी देर पहले ये 25 और 35 है, और ये 45 और क्वेश्चन मार्क है। तो मैं बात करूं इनमें क्या है? पहला तरीका, इसमें क्या रिलेशन, लंबा चौड़ा मत करो, छोटा करने की कोशिश करो। इनमें क्या रिश्ता है? 5 और 7, तो इनमें भी क्या होना चाहिए? 5 और 7। 5 की वैल्यू कितनी है? 45। रेशो की चाबी क्या होती है? 1 का मान। 5 की वैल्यू 45, तो 1 की वैल्यू 9, 1 की वैल्यू 9, तो 7 की वैल्यू क्या होगी बताओ? 63। 63 लिखो, 63 आंसर। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? 25 को किससे मल्टीप्लाई करो? बाहर वाले से, x। अंदर वाले दोनों मल्टीप्लाई करो, 35 और क्या बोलो? 45। 5 से काटो इसको कितनी बार? 5 बार।
5 से काटो कितनी बार? 7 बार। इस 5 से काटो कितनी बार? 9 बार। 7 को 9 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 63 आएगा। जब भी आपको 3 नंबर दिए जाएं और चतुर्थ समानुपाती पूछा हो तो एकमात्र तरीका है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे पे क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ऐसे हमारे पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 63। 36 देखिएगा, 18 और 24 का तृतीय समानुपाती बताइए। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब भी कभी ऐसा हो कि 2 ही नंबर दिए जाएं तो आपको दूसरा रिपीट करना पड़ेगा और तृतीय समानुपाती फिर यहां निकलेगा, यानी कि ये निकलेगा। और मैं फिर आपसे वही कहूंगा कि 18 और 24 6 से कटते हैं, और 6 से कैसे कटते हैं? 6 3 18 और 6 4 24। अगर ये 3 और 4 हैं तो ये भी जो आएंगे वो 3 और 4 में आने चाहिए। 3 का अर्थ कितना है बताइए? 24। तो 1 का अर्थ क्या होगा? 8। तो 4 का अर्थ क्या होगा? 32। तो 4 मुझे चाहिए, तो मुझे यहां पर क्या लिख देना चाहिए बताइए? 32 इज द राइट आंसर। 32 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और अगर दूसरे तरह से कोई चाहता है तो कैसे करेगा? 18 को मल्टीप्लाई करेगा x से, और ये अंदर क्या होगा? अंदर क्या है सब? 24 को मल्टीप्लाई करेगा किससे बताइए? 24 से। ऐसे निकल कर आएगा, फिर उसको काट लेगा। 6 से कितनी बार? 3 बार। 6 से कितनी बार? 4 बार। और 3 से 24 8 बार, और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो भी क्या आएगा? 32 आएगा। थोड़ी कोशिश कीजिएगा, ज्यादा लंबा समय इसमें लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, आप आसानी से कर सकते हैं। 4 ही तो जगह है, मुझे बताओ, तो अधिकतम से क्या पूछेगा? या तो चारों में से कोई भी एक जगह छोड़ देगा, या तो चारों में से कोई भी एक जगह छोड़ करके वहां पर x या क्वेश्चन मार्क लगा देगा, या तो ऐसा कर सकता है, या फिर क्या कर लेगा भाई? आपसे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछेगा। फोर्थ पूछेगा तो 3 देने पड़ेंगे उसको, और थर्ड पूछेगा तो 2 देगा। 2 देगा तो फिर दूसरा वाला आप क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारा बता ही दिया है। अब जरा प्रश्न संख्या 37 पर चलिएगा। 25 और 9 का मध्य समानुपाती तो कैसे निकालें साहब? ये रहा 25, ये मैंने कहा था बीच में एक जैसा रहेगा, और ये रहा 9। तो 25 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? बाहर का बाहर, अंदर का अंदर। तो क्या करूं? एक्स स्क्वायर बराबर क्या है? 225। तो 225 का रूट क्या निकलेगा भाई? बोलो 15। तो मेरा आंसर क्या बनेगा? 15। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, है ना। और हम यहीं पर देख सकते थे कि भाई 25 और 9 का मध्य समानुपाती चाहिए, यानी अंदर वाले दोनों गायब हैं, तो क्या होता है? बाहर वालों का गुणा और अंदर वालों का गुणा। बाहर वाले 25 और 9 हैं तो 25 मल्टीप्लाई 9 बने 225, अंदर के अंदर एक्स स्क्वायर हो गया। 225 का रूट आपको याद ही होना चाहिए, क्योंकि 25 तक के वर्ग हमें याद होने ही चाहिए। प्रश्न संख्या 38 पर आते हैं। यह बढ़िया प्रश्न है। वह संख्या कौन सी है जिसे 7, 16, 43 और 79 में जोड़ा जाए तो वे संख्याएं समानुपाती हो जाए? 7, 16, 43 और 79 में जोड़ा जाए तो वो समानुपाती हो जाए, यानी ये जो पेयर है और ये जो पेयर है ये समान अनुपात में आ जाएं। जैसा मैं आपको काफी देर से बता रहा हूं, समान अनुपात का क्या कहना चाहता है? ये चाहता है कि अगर ये 3:4 में आ जाए, मान लो जोड़ने के बाद, तो ये भी 3:4 में आए। अगर ये 1:2 में आए तो ये भी 1:2 में आए। तो इसके तरीके हमारे पास क्या है? इसके तरीके हमारे पास 2 हैं। पहला तरीका तो ये, एक बात तो तय है, इन चारों में एक जैसा नंबर जोड़ना है, और वो एक जैसा नंबर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। बट ये बात तय है कि इन चारों में से कोई तो है, इन चारों में से कोई तो है, पक्का है, गारंटी से, क्योंकि नन ऑफ दीज है नहीं, आंकड़े अपर्याप्त है भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। अब मैं आपको 2 तरीके बताता हूं। क्या? मुझे नहीं पता कि इन में कौन सा नंबर जोड़ूं, इसमें भी जोड़ूं, इसमें भी जोड़ूं, इसमें भी और इसमें भी जोड़ूं। अब मेरे को नंबर तो पता नहीं, तो पहला तरीका तो क्या है? मैं x मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? x मान लेता हूं, वो नंबर मैंने x जोड़ा। तो आप एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं x मानूंगा तो, एक मिनट देखो, एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, इधर देखना। अगर ये दोनों a और b हैं, अगर ये दोनों a और b हैं और ये दोनों c और d हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ
कि ए और बी में जो अनुपात है वही अनुपात सी और डी में, ध्यान से सुना मेरी बात को भाई, यही तो प्रपोर्शन होता है, समानुपात। इन दोनों में जो अनुपात है वही अनुपात इन दोनों में भी हो, तभी ये दोनों पेयर समान अनुपात में है, तभी इसको समानुपात कहते हैं। अच्छा चलो, रेशो आपने पढ़ रखा है, मैंने बहुत बता रखा है आपको। क्या इस अनुपात को मैं a बटा बी बोल सकता हूं क्या? बताओ। बिल्कुल बोल सकता हूं। और ये बराबर है, तो बराबर का चिन्ह को जगह ही तो मैंने लगाया समानुपात। इसको क्या मैं c बटा डी बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं साहब। तो मल्टीप्लाई करें तो a क्या है बताओ, d बराबर b और क्या है बताओ, c। तो यही तो हम करते हैं, a b c d मल्टीप्लीकेशन ऑफ आउटसाइडर्स। देखो a और d बराबर मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्या बताओ, इनसाइडर्स। बताइए है या नहीं? क्या मेरा कॉन्सेप्ट समझ पा रहे? अब इधर आओ, एक बात बताओ, वो जो संख्या है, पहला गलत तरीका, दूसरा बहुत ही छोटा तरीका। तो जो गलत तरीका उसको मैं बोलकर छोड़ देता हूं, समझा तो देता हूं कैसे होगा। देखो, मैं ये मान लेता हूं कि वो जो संख्या मुझे जोड़नी है ना, किसमें जोड़नी है? 7 में भी, 16 में भी, 43 में भी और 79 में भी। वो संख्या में 2 या 5 या 10 या 100 तो नहीं मान सकता, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसे तो रियल नंबर कैसे माने? तो x मान लेते हैं। तो क्या होगा साहब, सुनो ध्यान से, इसमें जुड़ा 7 प्लस एक्स, इसमें भी जुड़ा 16 प्लस एक्स, तो ये बना 7 प्लस एक्स बटा 16 प्लस एक्स। इसमें जुड़ा x तो बना ये 43 प्लस एक्स, और ये बना 79 प्लस एक्स, और ये हुआ 43 प्लस एक्स अपॉन 79 प्लस एक्स, और ये दोनों आपस में बराबर है। चूंकि इस पूरे समीकरण में x ही तो है सिंगल वेरिएबल, तो एक ही समीकरण है और एक ही वेरिएबल है x, सिर्फ सब जगह x है, तो इसको सॉल्व करके x की वैल्यू चली आएगी। लेकिन जितना समय लगाएगी उससे 10वें हिस्से से भी कम में हम यूं ही निकाल सकते हैं। तो दूसरा मेथड सुनिएगा मेरे से, पहला आप समझ पा रहे होंगे, पहले को ट्राई करके तो देखना। दूसरा देखो, एक बात बताओ, इन चारों में से कोई उत्तर तो है? इन चारों में, और ये क्वेश्चन आपके खूब एग्जाम में आते हैं। एक सेशन अगला आएगा ना PYQ, हर चैप्टर का लास्ट कैसे कराता हूं, सिंपल और कंपाउंड का PYQ था कि ना, बहुत लंबा, 2 सेशन बनाए थे। परसेंटेज का PYQ था, प्रॉफिट एंड लॉस का PYQ था, रेशो एंड प्रपोर्शन का भी PYQ रहेगा, हर चैप्टर का होगा पक्का। अब सुनो, मैं क्या करूं, ध्यान से सुनना, मैं ऑप्शन फटाफट चेक कर लेता हूं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। अरे वो ऑप्शन सही होगा जिस ऑप्शन को मैं चारों में जोड़ दूं तो पहले और दूसरे में जो रेशो आए वही रेशो तीसरे और चौथे में भी आना चाहिए, तभी तो समान अनुपात में होंगे। करके देखते हैं। पहला ऑप्शन उठाते हैं 2, ध्यान से सुनना। अगर मैं यहां 2 उठाऊं, ध्यान से सुनो, तो ये कितना बना 9, ये कितना बना 18, 9 का दुगना 18, यानी 1:2। तो फिर इधर भी होना चाहिए, इधर 2 जोड़ू, 2 तो सब में जोड़ना है, तो 45। अरे अगर ये 45 तो फिर ये 90 होना चाहिए, तभी तो 1:2 बनेगा। तो ये तो 81 बनेगा 2 जोड़ने पर, यानी 2 तो पक्का नहीं जुड़ेगा, 2 तो पक्का नहीं जुड़ेगा। डन। दोबारा देखो, 2 को जोड़ा तो क्या आया 9, 2 को जोड़ा तो क्या आया 18। अगर ऐसा बना तो ये 1:2 में हुआ, वही 2 इधर जोड़ा तो आया 45। अगर ये 1:2 में आना है तो फिर यहां पर 90 आना चाहिए ना, ये तो 2 जोड़ने पर केवल 81 बनेगा, तो 81 में तो रेशो नहीं बैठता, इसका मतलब 2 पक्का नहीं आएगा। चलो, अगर 3 जोड़ू तो, अगर 3 जोड़ू तो 7 में, इसी को बेस बना लेते हैं, 3 जोड़े तो कितना हुआ 10, और ये कितना हुआ 3 जोड़े तो 19, कट नहीं रहे साहब ये, तो 10:19 होना चाहिए। अगर मैं इधर 3 जोड़ू तो 46, तो 46 तो 10 में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, बताओ है कि नहीं? 46 तो 10 में कन्वर्ट ही नहीं होगा, और 3 जोड़ू तो 82, तो ये तो बैठेगा ही नहीं हिसाब किताब, तो 3 तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो पहला ऑप्शन गलत, दूसरा गलत। तीसरे पर आओ साहब, 5 जोड़ो। अब 5 जोड़ू अगर, तो 7 में 5 जोड़ना तो 12 आएगा, इस 16 में 5 जोड़ना तो 21 आएगा। क्या 12 और 21 को काट सकते हैं 3 से? हां, 4:7। इसी तरह से अगर 5 यहां जोड़ू तो जरा 43 में 5 जोड़ना तो 48 आएगा, 79 में 5 जोड़ना तो 84 आएगा, और इनको अगर मैं काटता हूं 12 से तो 12×4 48 होता है, और 12×7 84 होता है। तो इसका अर्थ हुआ कि ऑप्शन नंबर सी पूरी तरह से ठीक है। तरीके दोनों मौजूद हैं, दोनों से कर सकते हैं, बट मेरी राय में यह सर्वोत्तम तरीका है।
आपको ऐसी 4 संख्याएं दी जाएं जिनमें कुछ जोड़ने पर वो समानुपात में कन्वर्ट हो जाएं। तो ध्यान दीजिएगा, समानुपात में कन्वर्ट होने के लिए आप ऑप्शन से लेकर के हिट एंड ट्राई कर दीजिए। जिस भी ऑप्शन को लेने से चारों में जोड़ने पर पहले और दूसरे में अगर जो रेशो आता है वही तीसरे और चौथे में आ जाता है तो वो ऑप्शंस बिल्कुल सही होंगे। अब यहां पर एक बार दोबारा देख लीजिएगा, 7 16 43 79, 7 16 43 79, 2 मैंने करके देखा नहीं आया, 3 करके देखा नहीं आया। अच्छा, एक को देखे तो ट्राई मारे, आखिरी वाले को एक जोड़ू तो 8 और ये 17, 8 और 17 तो कटता ही नहीं है। अब 44 से 8 कैसे बन पाएगा कटपिट करके, तो नहीं बनेगा। 5 अगर मैं जोड़ा तो 7 में 5 जोड़ना, 7 में अगर मैं 5 जोड़ूं तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, 7 में अगर 5 जोड़े यहां पर तो क्या बनेगा 12, 7 प्लस 5, 7 प्लस क्या बताइए 5 तो 12 बना, 16 प्लस 5 तो क्या बना 21 बना। ये 12 और 21 अगर 3 से काटा तो 4:7 बना। ऐसे अगर यहां 5 5 जोड़ा जाए तो 43 में 5 जोड़ा तो 48 बना, 79 में 5 जोड़े तो 84 बना। क्या ये भी 4:7 में आएगा? 12 से काटो, 12 का 4 गुना 48 और 12 का 7 गुना 84, यानी इन चारों संख्याओं में 5 5 जोड़ दूं तो इनके रेशो 4:7 और 4:7 बनते हैं, यानी कि ये समानुपात में पक्का आते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न संख्या 39 देखिएगा, ये भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो, 3 संख्याएं 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में है। क्या रेशो है? 1/2, आगे क्या है 2/3, आगे क्या है 3/4। इस अनुपात में 3 संख्याएं हैं। उसने कहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं में अंतर 36 है, तो वो संख्याएं बताइए। एक बात बताइए मेरे को, क्या यहां एलसीएम 12 दिख रहा है? ऑफ कोर्स स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो यहां 2 से करूं तो 6 बनता है, ये 3 से करूं तो 4 बार जाता है, तो 4 ऊपर 2 भी तो 8 बनता है, और 4 से ये 3 है तो ऊपर 3 भी तो 9 बनता है। तो मैं कहूंगा कि संख्याएं जो हैं वो 6:8:9 में नजर आती है। और आप जानते हैं ना कि इसकी चाबी क्या बताई थी आपको, मैंने चाबी बताई थी। मैं फिर आपको एक बार कहूंगा कि अगर आप सीधे चौथे सेशन पर आए हैं तो कोई फायदा नहीं है, आप पहला, दूसरा और तीसरा सेशन पहले देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो, फिर आप इनको करेंगे तो काम तुरंत होगा, है कि नहीं? आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको बहुत फायदा मिल रहा है, आपको इतना जरूर करना चाहिए, अभी की अभी आपको लाइक करना चाहिए और अपने कम से कम 5 दोस्तों में शेयर करना चाहिए। ऐसे दोस्त जो कॉम्पिटिशन्स के लिए क्या कर रहे हैं बताइए, तैयारी कर रहे हैं। एक जरूरी बात, आपको मालूम है ये सारे रिकॉर्डेड सेशंस हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं टाइमिंग क्या है। आप देखो, डेली 9 बजे क्लास आती है मैथ्स की, 10 बजे आती है रीजनिंग की, लेकिन आप अपनी सुविधा से कभी भी देख सकते हो, कितनी बार दे सकते हो। डिवोशन का जो यूट्यूब चैनल है उसके प्लेलिस्ट में आपको पुराने सारे सेशंस अवेलेबल मिलेंगे। आगे चलते हैं तो यहां देखो क्या है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं में अंतर 36 है। आपको मैंने क्या सिखाया था? मैंने सिखाया था अगर ये भाषा यूज करे, कौन सी भाषा यूज करे कि संख्याओं का अंतर, तो अगर यहां संख्याओं में अंतर है तो मैं भी रेशो का अंतर की बात करूंगा। अब आप देखो रेशो क्या निकले 6 8 9, रेशो क्या निकले 6 8 और 9। अब इसने क्या कहा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं में अंतर 36 है। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा रेशो 6, सबसे बड़ी संख्या क्या है 9, तो मैं क्या कहूंगा दोनों का अंतर कितना है 3, और 3 की वैल्यू कितनी है बताओ 36। अगर 3 की वैल्यू 36 तो 1 की वैल्यू कितनी है 12। चाबी मिल गई, ताला खुल जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है ना रेशो की चाबी सिर्फ क्या है, रेशो की चाबी है 1 का मान पता होना चाहिए। पता लग गया साहब, 1 का मान 12 आता है। कैसे पता लगा? दोबारा देखो, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं में अंतर 36 है। सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ा रेशो वाली होगी, सबसे छोटी संख्या सबसे छोटे रेशो वाले होगी। इसका रेशो 6, इसका रेशो 9, दोनों के रेशो में अंतर 3, और 3 को क्या बोलता है 36। अगर 3 को 36 बोलता है तो 1 का मतलब क्या हो गया 12। अगर 1 का मतलब 12 है तो यह संख्या क्या होगी साहब 12, 1 का मतलब है, तो 12 6 कितना होगा 72। ये पहली संख्या 72 होगी। ये क्या होगी
12 को किससे मल्टीप्लाई करूं बताओ? 8 से। 12 8 कितना होता है? 96। ऑप्शंस में देखिए 72 96 चल रहा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। और ये और है रेशो में 9, तो 12 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 12 9 कितना होता है? 108। तो मैं बात करूंगा 72 96 और 108, ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर कहलाएगा। क्या कहा? तीन संख्याएं 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच अंतर 36 है। तो यहां हमने देख लिया इन तीनों के रेशो आए। सिंपलेस्ट रेशो 6 8 और 9, सबसे बड़ी 9, सबसे छोटी 6, दोनों का अंतर 3 और 3 का वैल्यू 36। अगर 3 का वैल्यू 36 तो 1 का वैल्यू 12 और 1 का वैल्यू 12, तो चाबी मिल गई। अब संख्याएं आ जाएंगी। 6 का मतलब 12 को 6 से गुना करो, 1 का मतलब तो 12 है, 12 6 72, 12 8 96 और 12 9 108। ये संख्याएं मिली 72 96 एंड 108। प्रश्न संख्या 40 देखिएगा। ये क्या है कि बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत आसान प्रश्न में भी हम अटक जाते हैं, है कि नहीं? तो आपको कम से कम जब आप रेशो पढ़ रहे हो तो छोटी से छोटी बात भी पता जरूर होनी चाहिए, है कि नहीं? देखो एक फिल्म का डायलॉग है, बहुत पहले मैंने सुना और मुझे अच्छा लगता है। वो डायलॉग क्या था कि मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी थोड़ा कम था। अब देखो कितनी कितनी बैड लक वाली बात है ना। ये तो एक मुहावरा है कि पानी कम था फिर भी कश्ती डूब गई, तो बहुत आसान प्रश्न था फिर भी गलत हो गया। इससे खराब बात क्या हो सकती है? इसलिए छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। इधर देखो 4:9 का वर्गानुपात, इसमें कुछ नहीं करना होता, वर्ग करने होते हैं। 4 और 5, 4 का वर्ग करना जरा, क्या आएगा? 16। 5 का वर्ग करना जरा, क्या आएगा? 25। और ये जो आ गया यही उत्तर कहलाता है। 16:25 लिखा हुआ है वर्ग अनुपात। डुप्लीकेट रेशो बोलते हैं इसको अंग्रेजी के अंदर, और वैसे वर्ग अनुपात बोलते हैं। अच्छा, इसका उल्टा भी होता है। जैसे इन रेशो का वर्ग निकाला तो वर्ग अनुपात बोला है, और वर्ग दे रखे हो और उल्टा जाना हो तो सब डुप्लीकेट कहलाता है, यानी उपवर्ग अनुपात। देखो एक क्वेश्चन लिया है मैंने सामने, 36 और 49, क्या बोला गया आपसे? उपवर्गानुपात। ये क्वेश्चंस आने के चांसेस कम हैं, लेकिन अगर आगे तो फ्री के नंबर हैं, और ज्यादातर लोग गलत कर देंगे कि उनको पता ही नहीं है। उपवर्गानुपात का मतलब क्या है? वर्गानुपात का उल्टा। अभी आपने क्या किया था? जो रेशो मिले थे उनका स्क्वायर किया था। अब क्या करोगे? जो मिला उसका रूट करोगे, वर्ग करोगे। 36 और 49, 36 से क्या बनेगा? 6, और 49 से क्या बनेगा? 7। तो आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6:7। प्रश्न 42 देखिएगा। 5:6 का घनानुपात, अरे वो वर्गानुपात में वर्ग कर रहे थे, घनानुपात में घन कर दीजिए और क्या होगा? तो 5 का घन कितना होता है? 5 का घन होता है 125, क्योंकि 5 का 5 गुना 25 और 25 का 5 गुना 125। और 6 का घन क्या होता है? 216। और उम्मीद है आपको ये घन तो याद भी होंगे भाई। तो 125 और 216, कौन सा आंसर दीजिएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अब इसी तरह से इसमें भी उल्टा हो सकता है। कोई रेशो है, उनका घन करें तो घनानुपात आएगा, ट्रिप्लीकेट रेशो। और अगर कोई घन दे दे और पीछे जाना हो तो सब ट्रिप्लीकेट रेशो कहलाता है, यानी उपघनानुपात। देखो क्वेश्चन आपके सामने, उपघनानुपात कैसे करूं भाई? 64 और ये कितना है? 27। तो आपको क्या करना है? 64 का क्या निकालना है बताइए? घनमूल निकालना है। तो मैं बात करूं कुछ ऐसा, ये 64 है और यहां हम 3 लिखते हैं, तो क्या होता है? इसका घनमूल निकलता है। ये 27 है, ये वर्गमूल नहीं घनमूल है। तो 64 का घनमूल क्या होता है? 4। 4 × 4 16 × 4 64, और ये इसका क्या निकलेगा? 3। तो ये जो निकलेगा वही आंसर है, यानी 4:3। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 44, एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। फाइंड द कंपाउंड रेशो, इसको बोलते हैं मिश्र अनुपात। ये बहुत बार एग्जाम्स में आया भी है, आपके रेलवेज में भी कई बार आया, और कई तरह के एग्जाम्स में भी खूब पूछा गया। इसका एकमात्र तरीका और सरल तरीका क्या है? कंपाउंड रेशो किस किस का चाहिए? 4:3 को लिख दो 4/3, 5:2 को लिख दो 5/2, ऐसे लिख दो, बिल्कुल ऐसे कैसे। और 7:3 को लिख दो 7/3, 4:3 को लिखा 4/3, क्योंकि अनुपात का मतलब डिवाइड करना है,
और 5/2 और 7/3, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कंपाउंड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो आएगा वो आंसर होगा हमारा। अगर मैं यहां बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे कटते वैसे कम नजर आ रहे हैं, इस 2 को मैं केवल काट पा रहा हूं इस 4 से 2 बार, और मुझे कुछ भी कटता नजर नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो 5 का दुगना 10, और 10 को 7 से करें तो 70 आता है, और यहां 3 और 3 9 ही बचा, तो मैं कहूंगा 70 अनुपात क्या बताइए 9। ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, बी हमारा सही होगा। कंपाउंड रेशो का मतलब क्या है, पहले वाला जो है उसका फ्रैक्शन, दूसरा वाला 4/3, 5/2, 7/3, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, कट पिट कर जो आ जाए वही अनुपात कहलाएगा। तो यहां पर क्या आ रहा है, 70:9। ये छोटे छोटे से प्रश्न है, बट कई बार क्या होता है, अगर हमारी कहानी, हमारी गाड़ी अटक गई, हमें तो मतलब इस बात से है कि तैयारी ऐसी होनी चाहिए ताकि वो सामने वाला कुछ भी पूछे, जो दिल करे आपको जवाब मिलना चाहिए। प्रश्न संख्या 45, 11:21 का विलोमानुपात बताइए। इनवर्स रेशो तो आप समझते हैं ना, उल्टा कर दीजिए भाई, तो 11:21 का उल्टा कर दीजिए, क्या होगा 21:11, और कुछ नहीं करना, तो 21:11। ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, सी हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 46 पर आइए। आज के लिए 2-3 प्रश्न और हैं, और ये बहुत सुपर क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, और ये रेशो के अंदर मिक्सचर का कॉन्सेप्ट है, और रेशो में मिक्सचर का कॉन्सेप्ट आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जा रहा है। मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं करवाना चाहता जिसका आपके एग्जाम से रेलेवेंस नहीं हो। मैं आपको वही करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आया है या आ सकता है, और मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूं जो आपके एग्जाम में आया है या आ सकता है। पूरी तरह से ये जो क्लासेस हैं ये आपके एग्जाम को लेकर के कॉन्सेंट्रेटेड हैं, फोकस हैं। आप ध्यान रखिए, आप भी बहुत मेहनत कीजिए, हम लोग भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि क्वांटिटी बाद में आए, क्वालिटी पहले आए, यानी कि कम समय में आपको पूरा पूरा फायदा मिल सके। ये प्रश्न पे आइएगा। एक बर्तन में दूध और पानी, एक बर्तन में दूध और पानी, दूध मिल्क, और जो पानी है वो क्या बताइए, वाटर। एक बर्तन में दूध और पानी 3:7 में है। एक बर्तन में दूध और पानी 3:7 के अनुपात में है। अगर इस मिश्रण में, जब ये 2 चीज मिली होती है, जब किसी भी कंटेनर में, किसी भी पात्र में 2 अथवा 2 से ज्यादा चीजें मिली होती हैं, तभी तो उसको मिश्रण कहते हैं। शुद्ध दूध है वो मिश्रण थोड़ी है, मिश्रण कुछ तो मिलाओ कम से कम, चाहे दूध में चीनी मिला दो चलो, लेकिन कोई 2 चीज तो मिलनी चाहिए, उसके बिना मिश्रण नहीं आता। अब देखिए, तो दूध और पानी 3:7 में है। इस मिश्रण में 20 लीटर पानी मिलाया गया। इसमें क्या किया गया, इसमें इसने 20 लीटर क्या मिलाया, पानी मिलाया। तो क्या हुआ, पानी मिलाया तो अनुपात 1:4 बन गए। अब जो अनुपात बन गए वो 1:, क्या बन गए बताइए, 4 बन गए। तो पानी की प्रारंभिक मात्रा बताइए। जिन लोगों ने मेरी स्टार्टिंग की क्लासेस अटेंड की हुई है रेशो की, उनको तो तकलीफ कतई नहीं आएगी, और जिन्होंने नहीं किया तो पहले वो कर लीजिए, वरना समझ में नहीं आएगा। आपको याद है मैंने 2-3 बातें बता रखी है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, कितनी भी चीजें हैं, अगर उनमें समान मात्रा में अंतर है, जोड़ना या घटाना, तो ये तय मानकर चलिएगा कि रेशो में अंतर भी निश्चित रूप से समान मात्रा में आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इधर देखो, इसका एक छोटा सा तरीका है। एक तो तरीका बहुत लंबा क्या हो सकता है, जो गलत तरीका है वर्बली बोल देता हूं। मिल्क मान लेते हैं 3x, पानी मान लेते हैं 4x, तो ये हो गया 3x/4x। अब क्या हुआ साहब, मिल्क तो ऐसा कैसा ही रहा, पानी आपने जोड़ दिया, पानी कितना जोड़ा 20 लीटर, तो बाद में क्या बन गया 1:4। क्या हो रहा है यहां पर, एक हो गया 3x, एक हो गया 7x, तो ये तो दूध रहा, ये पानी रहा। आपने क्या किया, क्या जोड़ा, पानी जोड़ा, पानी कितना जोड़ा 20 लीटर जोड़ा। जैसे, क्योंकि दूध में तो कोई चेंज किया ही नहीं, इसको 3x रहने दो, और ऐसे जोड़ने पर क्या हो गया 1:4 में कन्वर्ट हो गया। तो ये रहा मिल्क, पहले भी था अभी भी था, ये रहा पानी 3x और 4x, पानी कितना जोड़ा 20, तो ऐसा बना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4 को 3 से 12x,
और यहां क्या है 7x प्लस क्या बताओ 20। ये 12 में से 7 घटाओ कितना बचेगा 5x, और 5x कितना है 20, x की वैल्यू कितनी है 4, x की वैल्यू 4 आ गई। आप मुझे बताइए आपने जो मिल्क है वो मिल्क कितना माना हुआ था, आपने मिल्क माना था 3x, और आपने पानी कितना माना था आपने 7x। आपको एक x की वैल्यू 4 है तो ये तो हो गई 12, और 4 है तो ये हो गई 28। तो ये वो थी जो आपने प्रारंभिक रूप से मानी थी। तो पानी की प्रारंभिक मात्रा कितनी है बताइए 28 है। पानी की प्रारंभिक मात्रा कितनी है 28। ये तो लंबा तरीका हो गया। दूसरा देखो 3 7 1 4, इधर देखो मैं लिखता हूं 3 7 1 4। ये क्या है, ये आपके पास है मिल्क, और ये वाटर, और 20 लीटर आप जोड़ रहे हो। ये क्या है, ये है मिल्क, ये क्या है वाटर, और आपने इसमें कितना जोड़ा 20 लीटर आपने क्या जोड़ा बताइए पानी। आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अटेंशन दीजिएगा। आपको सिर्फ एक काम करना है और कुछ नहीं करना। ये दूध का रेशो था, ये पानी का रेशो था, इन दोनों में आपने 20 लीटर सिर्फ पानी जोड़ा है। ध्यान से सुनना, 1 मिनट में आप मेरी बातों बातों में उत्तर निकाल लेंगे। कॉन्सेप्ट को सीखना, रटना नहीं। मिल्क और पानी 3:7 में थे, आपने इसमें क्या जोड़ा, आपने इसमें सिर्फ पानी जोड़ा, सिर्फ पानी जोड़ा, कितना बताइए 20 लीटर। यानी कि आपने इसमें मिल्क की मात्रा में कोई बदलाव नहीं किया। आपको पता है ना रेशो ने कितना सीखा कि जिसकी मात्रा में बदलाव नहीं होता, जो चीज सेम होती है, जैसे ए और बी और बी और सी, तो बी सेम है, तो जो चीज सेम होती है उसका रेशो भी सेम ही होना चाहिए। तो मैं यहां बात करूं मिल्क और वाटर 3:7 में, बदलाव पानी में किया गया है, दूध में नहीं। तो मैं क्या चाहूंगा, मैं चाहूंगा दूध के अनुपात को आप सेम बना दीजिए। क्यों बना दीजिए, क्योंकि दूध में तो कोई चेंज किया ही नहीं। अब इधर देखो मैं लिख रहा हूं, पहले के अनुपात मिल्क और वाटर के क्या थे भाई 3 और 7 के थे। कब के थे ये अनुपात, पहले के थे। और अब मैंने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई करके ये बन गया 3 और ये बन गया 12। ये कब के अनुपात है, ये अब के अनुपात हैं। लेकिन सावधान, मैंने क्या प्रयास किया है कि मिल्क पहले जितना था उतना ही अब भी है, तो मिल्क का अनुपात जो है उसमें कोई बदलाव ना आए। वो पहले भी 3 था, अभी भी 3 ही रहेगा। तो आप जरा देखिए वाटर का रेशो पहले कितना था 7, अब वाटर का रेशो कितना है 12। तो मुझे बताइए पानी में कितना बदलाव है रेशो में, 12 - 7 यानी कितना बताइए 5। और रेशो जो 5 है इसका वैल्यू कितना है, क्योंकि रेशो में तो 5 का बदलाव है, बट ये 5 का बदलाव किस वजह से है 20 लीटर की वजह से। तो 5 का अर्थ कितना है 20 लीटर, तो 1 का अर्थ क्या है बताइए 4 लीटर, और 1 का अर्थ 4 लीटर है। तो इसने आपसे क्या पूछा, पानी की प्रारंभिक मात्रा बताइए। अब की मात्रा पूछे तो अब का रेशो चाहिए, और पहले की मात्रा पूछे तो 7 चाहिए। तो 1 का मतलब 4, तो 7 का मतलब कितना होगा 28 लीटर हमारा उत्तर बनता है। एक बार दोबारा से सभी लोग देखिएगा, अटेंशन दीजिएगा इस प्रश्न के ऊपर। नहीं समझ में आता तो आप इसको बार बार देखिए, और मैं भी आपको एक बार और बता रहा हूं। देखो एक बर्तन में दूध और पानी 3:7 के अनुपात में। तो पहला तरीका तो ये कि मैंने मान लिया दूध 3x और पानी 4x। ये मैंने डायरेक्ट इसलिए लिखा क्योंकि हम पहले ऑलरेडी सेशन 1 और 2 में इसको बारीकी से डिस्कस ऑलरेडी कर चुके। अब क्या हुआ, अब इस मिश्रण में 20 लीटर पानी मिलाया गया, तो दूध तो ऐसे रहने दो, पानी में 20 जोड़ दो, तो क्या होता है अनुपात 1:4 बन जाता है। तो ये 1:4 बन गया। इसको हमने सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। इसने पानी की प्रारंभिक मात्रा पूछी थी, तो पानी की प्रारंभिक मात्रा कितनी है 7x, ये मानिए ना। तो x की वैल्यू 4, तो 7x की वैल्यू क्या होगी भाई, मिल्क 3x माना था और पानी 7x माना था, तो मिल्क तो हो गया 4 × 3 12, और ये हो गया 7 × 4 28। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका ये है, बोर्ड पे देखिएगा इस पे, और जो मैं कह रहा हूं उस पर फोकस कीजिएगा, अटेंशन कीजिएगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इतना सा कर रहा हूं कि जिस चीज की मात्रा में बदलाव नहीं है उसके रेशो में भी बदलाव ना आए। यानी कि जिस चीज की मात्रा में कोई चेंज नहीं है उसके रेशो में भी कोई चेंज ना आए तो काम चल जाएगा। अब क्या हुआ, मिल्क और वाटर 3:7 में थे। अगर मैं मिल्क में चेंज करता तो वाटर को सेम बनाने की कोशिश करता,
और मैं दोनों में चेंज करता, तो मैं अभी आगे सवाल ले रहा हूं उसमें बात करता हूं कि दोनों में चेंज में क्या होता। और दोनों में चेंज करके जैसे हमने नंबर्स में भी कर रखा है ना सेशन 1 और 2 में, वैसा हम यहां भी कर सकते हैं। देखो आपने क्या किया, पानी 20 लीटर जोड़ा और जोड़ते ही ये हो गया, तो हमने कहा भाई पानी जोड़ा तो क्या नहीं जोड़ा, मिल्क नहीं जोड़ा। तो मैं क्या कोशिश करूं कि मिल्क जितना पहले था उतना ही अभी भी है, क्योंकि जोड़ा तो अपने पानी मिलाया है, मिल्क तो वही है। तो मिल्क का रेशियो पहले 3 था और अब 1 है। इसको हमने बराबर करने की कोशिश की, और बराबर करने के लिए हमने इसको क्या किया, 3 करने की कोशिश की। ये 3 होगा तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 12 बन जाएगा। तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 और 12। अब क्या हुआ, मिल्क सेम हो गया, पहले भी 3 अभी भी 3, बट पानी जो है वो पहले क्या था 7 और अब कितना हो गया 12, और चेंज भी पानी में ही है। तो रेशो पहले पानी का 7 था, अब 12 हो गया। 12 माइनस 7 कितना है 5, और इस 5 की वैल्यू कितनी है 20 लीटर। 5 की वैल्यू 20 लीटर, तो 1 की वैल्यू क्या है 4 लीटर, और 1 की वैल्यू 4 लीटर। तो आपको पानी की प्रारंभिक मात्रा चाहिए, और वो कितनी है 7 है। तो 7 का मतलब कितना होना चाहिए 28 लीटर। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। इस तरह से कर सकते हैं हम आसानी से। प्रश्न संख्या 47 देखिएगा, एक बर्तन में दूध और पानी, मिल्क और वाटर किस अनुपात में, 2 और 3 अनुपात में। ध्यान दीजिएगा, अगर इस मिश्रण में 11 लीटर पानी और 11 लीटर दूध मिलाया जाए, यानी कि दोनों मात्रा इस बार 11-11 लीटर जोड़ी जा रही है। दोनों अलग अलग भी हो सकती हैं और ऐसा भी हो सकता है एक को जोड़ दे और एक को घटा दे। एक बर्तन में दूध और पानी 2 अनुपात 3 में है, इस मिश्रण में 11 लीटर पानी और 11 लीटर दूध, यानी दोनों 11-11 लीटर है, तो अनुपात 5 अनुपात 7 में बन जाता है। आप याद करो पहले सेशन में जिन्होंने अटेंड किया वो तो इसको तुरंत ही कर सकते हैं, मुझे कुछ भी नहीं बताना। मैंने क्या बताया था कि अगर दो चीजों में समान मात्रा में बदलाव है, समान जुड़ा या समान घटा, तो रेशो में बदलाव भी समान आएगा। उसका क्या ट्रिक बताया था, 2 और 5 में अंतर कितना है 3, और 3 और 7 में अंतर कितना है 4। यहां तो समान नहीं है, समान नहीं है तो याद करो क्या करना था, समान करना था। समान कैसे करते हैं, इस 5 और 7 का अंतर कितना है 2, और इस 2 और 3 का अंतर कितना है 1। तो मैंने कहा था जो ऊपर वाला अंतर है उसको नीचे से मल्टीप्लाई कर दो, और जो नीचे वाला अंतर है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस 1 से तो कोई फायदा नहीं, बट इस 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा, ये 2 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये 4 और 6 बन जाएगा। इसमें 11 लीटर हमने जोड़ दिया, और ये 5 और 7 था ही था। अब आपको पता है 4 से बन गया 5, 6 से बन गया 7, तो रेशो में अंतर कितना आ गया 1, और 1 का मतलब क्या आ रहा है बताओ 11 लीटर। इसने क्या पूछा, पानी की आरंभिक मात्रा, ये मिल्क है ये वाटर है, पानी का आरंभिक मात्रा रेशो में 6 है, क्योंकि ये 11 हमने इससे अप्लाई किया है तो रेशो भी यही मानने होगा। 1 का मतलब 11 लीटर, तो 6 का मतलब क्या होगा बताइए 66 लीटर। तो मैं बात करूं पानी की जो प्रारंभिक मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए 66 लीटर्स, यानी कि 66 लीटर। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, और ये क्वेश्चन समझाने का है ही नहीं, क्योंकि हू बहू बस इसमें बर्तन है, मिलावट है, वहां नंबर था। हम सारा काम हू बहू ऑलरेडी कर चुके हैं। और मैंने कहा था ये 2 नंबर हैं, मिल्क और वाटर का रेशो, समान मात्रा जोड़ी तो ऐसा हो गया। जब समान मात्रा जोड़ी या समान मात्रा घटाई तो रेशो में अंतर भी समान ही आएगा। तो 2 और 3, यहां 5 और 7, अंतर तो 2 और 5 में 3 है, जबकि 3 और 7 में 4 है। समान करने का तरीका मैंने आपको बताया था, इन 2 और 3 के अंतर 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, 1 से क्या करोगे क्या फर्क पड़ेगा, और 5 और 7 का अंतर 2, 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करो, तो 2 और 3 का क्या बनेगा 4 और 6। अब अंतर बराबर आ गया, 4 और 5 में 1 का फर्क, 6 और 7 में 1 का फर्क, और 1 की वैल्यू 11 लीटर। 1 की वैल्यू 11, तो 4 की 44 और 6 की 66। मिल्क पूछता तो 44 लीटर आता, वाटर पूछा तो 66 लीटर आया है। आज के आखिरी 2 प्रश्न और हैं, 48 और 49, लास्ट 2 क्वेश्चंस, और दोनों जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर आपने मिस किए तो बहुत कुछ मिस करेंगे, इसलिए आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए। 5 मिनट और सेशन चलेगा, अटेंशन दीजिएगा। 2 पात्रों में मिश्रण समान मात्रा में है, उनमें दूध तथा पानी की मात्रा 5 अनुपात 2 और 4 अनुपात 3 में है। यदि दोनों मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध तथा पानी की मात्रा किस अनुपात में होगी। इसका टोटल 7 है और इसका टोटल भी 7 ही है। मैं आपको बताऊं, एक बार ध्यान दीजिएगा, इस 48 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं 1 मिनट बाद। यहीं पर हूं मैं भी, लेकिन मैं चाहता हूं इस 48 से पहले मैं आपको 49 समझाऊं। कारण बताता हूं, इस 5 और 2 का टोटल 7 आ रहा है,
और इस 4 और 3 का टोटल भी 7 आ रहा है, तो मैं कंटेनर में 7 और 7 बनूंगा तो काम चल जाएगा। बट अगर अच्छा प्रश्न बनाऊं तो इसमें अलग आना चाहिए। हम अब भी करते हैं इसको 1 मिनट में। एक बार अगला प्रश्न देखते हैं 49। ये देखिए प्रश्न जो है ये 48 है और ये प्रश्न 49 है। दोनों प्रिंटिंग में ऐसा आ रहा है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। बोर्ड पे देखिएगा, 2 पात्रों में मिश्रण समान मात्रा में है और दूध और पानी की मात्रा 3:2 और 4:3 में है। यहां पर 3 और 2 है और 4 और 3 है, वहां अलग थी। इसको दोनों मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा किस अनुपात में होगी। इसको करने के 3-4 तरीके अलग अलग अलग। मैं आपको सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं। अगर आपने मेरी क्लासेस अटेंड की हैं परसेंटेज वाली, अगर आपने अटेंड की है प्रॉफिट एंड लॉस वाली, तो वहां पर मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी जिसका नाम था एलसीएम ट्रिक। अगर आप उस एलसीएम ट्रिक को फॉलो करें तो तुरंत आंसर आता है, और एलिगेशन से तो आएगा आएगा। एक बार जरा देखिएगा, 2 पात्रों में मिश्रण समान मात्रा में है। 2 पात्र, मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये तो मेरा पात्र ए है। सब लोग ध्यान दीजिएगा, जल्दीबाजी मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पात्र ए है और ये पात्र बी है, मान लीजिएगा। और दोनों पात्रों में मिश्रण किस किस चीज का साहब? दूध और पानी का, उस समान मात्रा में। अब इधर देखो, मिल्क और वाटर, यहां भी मिल्क और क्या बताइए, वाटर समान मात्रा में है। और समान मात्रा लेकिन रेशो अलग अलग है। मैंने एक क्वेश्चन पहले क्यों ले लिया, क्योंकि पिछले वाले में रेशो का टोटल भी बराबर आ रहा था, वो इजी था। एक बार इसको कर लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। देखो 3:2 और 4:3। सारे लोग ध्यान दीजिएगा, इसके करने के 3-4 तरीकों में से मैं आपको 2 तरीके बता देता हूं। कितने तरीके? 2। दोनों कंफर्टेबल है, ध्यान से सुनो। देखो, इस कंटेनर में जितनी मात्रा है उतनी मात्रा इसमें भी है, साफ साफ लिखा हुआ है। 2 पात्रों में मिश्रण समान मात्रा में है, ये समान है, गलती से सामान हो गया, समान मात्रा में, इक्वल क्वांटिटी है दोनों की, जितना इधर उतना उधर। आप याद करो मेरी एलसीएम ट्रिक क्या थी। एलसीएम ट्रिक में हम क्या करते हैं, दोनों को सेम बना लेते हैं। एक बात बताइए, यहां रेशो क्या आ रहे हैं? 3:2, यानी जो भी मात्रा हो वो 3:2 में बटेगी। जैसे मान लो कंटेनर ए में 50 लीटर है साहब, तो 30 और 20 हो गया। 100 है तो 60 और 40 हो गया। 5 लीटर है तो 3 और 2 हो गया। मैंने कहा ना 2 तरीके बता रहा हूं, 2 ही बताऊंगा, कई हो सकते हैं, बट 2 कंफर्टेबल है, जो दोनों आपके लिए कंफर्टेबल है। अगर ये 4 और 3, अब संकट ये कि इधर अगर मैं 5 लीटर मानता हूं तो जल्दी से बढ़ जाएगा, बट 5 उधर नहीं बटेगा क्योंकि मात्रा तो समान है। अगर इधर मैं 7 लीटर लूं तो ये आसानी से बढ़ जाएगा, इधर नहीं बढ़ेगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है माना। ये जो कंटेनर है, सुनो, माना जो मात्रा है वो मात्रा कितनी है? माना मात्रा है ये 3 और 2 कितना होता है? 5, क्योंकि इसमें जो बटेगा वो 5 रेशो में बटेगा। भाई रेशो तो टोटल 5 है और इसमें कितना है? 7। तो मैंने माना मात्रा 5 और 7 का क्या बताइए? एलसीएम। और 5 और 7 का एलसीएम क्या होता है? 35। तो 35 मानना हमारे फेवर में है, सबसे बढ़िया है। तो हम ये मान लेते हैं। अच्छा, अगर इस कंटेनर को आप 100 लीटर मानो और इसको भी 100 मानो तो क्या उत्तर नहीं आएगा? आएगा ना, मना थोड़ी करेगा। इसको x मानो, इसको x मानो, आएगा ना। अरे जब मानना ही है, और ये मैंने आपको एलसीएम ट्रिक में बहुत अच्छे से सिखाया। कौन से चैप्टर में? परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस में। जो लोगों ने वो अटेंड नहीं किया उसको तुरंत करें, क्योंकि उससे तो ये चीजें बहुत आसान होती है। क्योंकि यहां तो मैं लिमिटेड बात कर सकता हूं ना, ये हम ऑलरेडी बात बहुत कर चुके हैं इसके बारे में। देखो अब ये मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसी मात्रा मानी पात्र ए की और पात्र बी की। मैंने जो मात्रा मानी उसमें 2 बातें होनी चाहिए। पहली तो क्या, वो समान होनी चाहिए क्योंकि समान कहा गया, और दूसरी वो समान इस तरह से होनी चाहिए ताकि इसमें मिल्क और वाटर भी आसानी से बट जाए और इसमें भी मिल्क वाटर आसानी से बट जाए। तो एक बात बताओ, इतना मैं लिखूंगा नहीं, आप खुद सोचो। 35 लीटर ये है और 35 लीटर ये रेशो का टोटल कितना है? 5। तो ये अगर 5 है तो 5 का मतलब अगर 35 है तो 1 का मतलब क्या है बताइए? 7। और 1 का मतलब अगर 7 है तो 7 या 21 लीटर। तो यहां पर 21 लीटर कौन है बताइए? कौन है 21 लीटर? 21 लीटर मिल्क है और 7 का दूना क्या बताइए? 14 लीटर कौन है बताइए? पानी है। कब? जब आपने पात्र को कितना माना बताइए?
35 लीटर। अब ये 35 है तो ये भी 35 ही होगा, और ये 35 होगा तो आप मुझे बताइए, अगर ये 35 है तो रेशो का टोटल कितना है? 7। 7 का मतलब 35, तो 1 का मतलब कितना है? 5, और 1 का मतलब 5, तो 4 का मतलब कितना है बताइए? 20 लीटर, और ये 20 लीटर है तो ये कितना है बताइए? 15 लीटर। आपको स्पष्ट दिख रहा है कि कंटेनर ए 35 लीटर का माना, कंटेनर बी 35 लीटर का माना, तो आसानी से ये मिल्क और वाटर बट गए 21 और 14 35, और 20 और 15 35। अब क्या कह रहा है वो कह रहा है अगर दोनों मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का क्या होगा। अब मैं यहीं लिख देता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, मिल्क और वाटर नए में। तो एक बात बताइए, यहां पर मिल्क कितना है? 21, वहां मिल्क कितना है? 20। देखो मिल्क 21 यहां पर है और 20 यहां पर है, दोनों को मिलाऊंगा तो 21 प्लस 20 कितना होता है? 41। मिल्क हुआ 41, और पानी, इधर पानी कितना है? 14, उधर पानी कितना है? 15। 14 प्लस 15 कितना होता है बताइए? 29। और 41 और 29 आपस में कटते नहीं है, तो 41 और 29 ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर होना चाहिए। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? एक दूसरा मेथड और देखते हैं, 3 2 4 3, 3 2 4 3, ये दूसरा मेथड और देख लीजिएगा सभी लोग। ये कंटेनर ए है, ये कंटेनर बी है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ये पहला वाला कौन है? मिल्क है, दूसरा वाला कौन है? वाटर। ये मिल्क है और ये वाटर है। अब मैं जो कंटेनर मिला रहा हूं उसमें मुझे क्या चाहिए बताइए? मिल्क और वाटर। तो मैं इस कंटेनर ए से मिल्क कितना लूंगा? इस मिल्क को कितना लूंगा? टोटल कितना है? 5। भाई 3 प्लस 2 5। इसमें मिल्क का हिस्सा कितना है? 3। किसमें से बताइए? 5 में से। और इसमें मिल्क का हिस्सा कितना है? टोटल कितना है? 7। तो मिल्क का हिस्सा कितना है? 4। कितने में से बताइए? 7 में से। तो इसमें मिल्क ये रहा 3/5, और इसमें मिल्क कितना रहा? 4/7, और दोनों कंटेनर बराबर हैं। तो मिल्क कितना हो गया? 3/5, और ये क्या बताइए? 4/7। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसी तरह से पानी की बात करूंगा तो पानी 3 प्लस 2 5 है, 5 में से 2 है, तो पानी कितना है बताइए? 2/5, 2/5। और यहां पानी कितना है? 4 और 3 में से 3 है, तो 3 कितना बताइए? 7। तो मैं बात करूंगा पानी कितना है बताइए? 2/5, और 3 क्या बताइए? 7। अगर हम यहां बात करें तो आप सब समझिएगा, ये 7 कितना होता है? 21, और ये 5 4 कितना होता है? 20। 21 प्लस 20 कितना होता है? 41/35। और यहां मैं बात करूं ये कितना है? 14, और क्या बताओ? 15। 29/35, 35 तो है ही, तो रेशो क्या निकल कर आ गए? 41:29। हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट मेरी राय ये ज्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि थोड़ी कोशिश करोगे तो इसमें वर्बली हो जाएगा। इधर 5 है, इधर 7 है, तो मैंने कुछ दिमाग लगाया कि 5 और 7 का एलसीएम कितना होता? 35। तो मैंने क्वांटिटी को कितना मान लिया? 35। 35 आसानी से बढ़ता है। भाई ये 5 है, और 5 का मतलब 35, तो 1 का मतलब 7। 7 या 21, 7 दूनी 14। ये 35 है, तो 1 का मतलब 5, तो ये 20, और क्या बताइए? 15। तो मुझे दिख रहा है 21 इधर है, 20 इधर है, 41 हो गया, है कि नहीं? और ये 14 इधर है और 15 इधर है, 14 प्लस 15 29 हो गया। थोड़ी कोशिश करेंगे तो वर्बली हो सकता है। और अब आज का आखिरी प्रश्न जो हमने पीछे छोड़ दिया था, उस पे आइएगा। देखो जरा, ये कंटेनर ए है, इसमें 5:2 है, और कंटेनर बी है, इसमें 4:3 है। मुझे कोई ऐसी मात्रा माननी है, इन दोनों को मिलाएंगे, कोई ऐसी मात्रा माननी है जो इसका एलसीएम हो, किसका? 7 का, और इसका भी क्या होगा बताओ? 7 का। तो इतनी बढ़िया काम है ना, मैं मात्रा क्या मान लूं? 7 लीटर। इसीलिए मैंने इसको स्किप किया था एक बार के लिए, क्योंकि 7 लीटर मानने से काम चल रहा है। तो ये वाली चीज कितनी है? 5 लीटर, और ये वाली कितनी है? 4 लीटर। 5 प्लस 4 9 हो गया, और 2 प्लस 3 क्या हो गया? 5 हो गया। तो ये दोनों चीजें 9 किस में हो गई? 5 में हो गई। ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसमें कहा दूध और पानी की मात्रा इस अनुपात में है, और ऑप्शन भी दूध और पानी की मात्रा ही पूछी है, क्योंकि मैंने तुरंत देखा 9 और 5 के साथ 5 और 9 भी है। कई बार स्मार्ट काम करता है, सावधान रहना आप। ऊपर देगा दूध और पानी, और नीचे रेशो पूछ लेगा पानी और दूध। अगर ऐसा करेगा तो उत्तर फिर 9 और 5 नहीं, 5 और क्या होगा? 9। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये 5 और 2 है तो 7 है, ये 4 और 3 है तो 7 है। अब चूंकि दोनों का टोटल 7 और 7 ही आ रहा है, तो फिर मुझे मात्रा कुछ और मानने की जरूरत ही नहीं है, 7 मानने से ही काम चल जाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छा ये 7 लीटर है तो ये 5 लीटर और 2 लीटर, ये 7 लीटर है तो 4 लीटर और 3 लीटर, क्योंकि दोनों कंटेनर जो हैं वो समान मात्रा में होने ही चाहिए। अब कुछ लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं, बोले 5 + 4 9, 2 + 3 5, और इत्तेफाक से आंसर आ गया। अरे आंसर सिर्फ इसलिए आ गया, क्यों आ गया?
क्योंकि ये दोनों का टोटल 7 था। कल को ये अलग अलग होता, जैसे अपन ने एक क्वेश्चन और किया, तो ऐसा कर पाना पॉसिबल ही नहीं था। उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा है चीजें सीखने में। मैं पूरी पूरी उम्मीद रखता हूं आप लोग घर पे बहुत सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे होंगे, प्रॉपरली नोट्स बना रहे होंगे और युद्ध स्तर पर काम कर रहे होंगे, है कि नहीं? वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।